दोस्तों हम लोग नियोलिथिक एज पढ़ रहे थे, नवपाषाण काल पढ़ रहे थे। नवपाषाण काल में हम लोग बिहार में जो प्रमुख स्थल मिले हुए हैं, कल हम लोगों ने चिरांद के बारे में पढ़ा, आज हम सेनुआर के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि पेलियोलिथिक एज या फिर हम ये कह सकते हैं मेसोलिथिक नियोलिथिक एज से संबंधित है और परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत अधिक अनिवार्य बन जाता है, बहुत अधिक जरूरी बन जाता है कि आप इनसे संबंधित जो प्रमुख फैक्ट हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, वो जानते रहें ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो आप आसानी से उन्हें हल कर सके। तो अगर हम सेनुआर के बारे में बात करें तो ये बिहार में अवस्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। बिहार में एक सासाराम जिला है, सासाराम जिला में इसकी अवस्थिति मिलती है, ठीक है। और अगर इसे हम कहें तो यह एक क्या है, यहाँ से सेनुआर से अस्थि निर्मित उपकरण मिलते हैं। कौन से निर्मित मिलते हैं? अस्थि निर्मित उपकरण मिलते हैं, जिसे कि हड्डी निर्मित उपकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेनुआर से मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ पे मुख्य फसल क्या है? राइस है या चावल है, यहाँ की मुख्य फसल है। ध्यान रखना है कि सेनुआर से जो मछली का कांटा है, सेनुआर से जो मछली का कांटा है वह प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, सेनुआर से घोंघा और सीप प्राप्त होता है, ठीक है। सेनुआर से घोंघा और सीप प्राप्त होता है। एक और चीज ध्यान रखना है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नियोलिथिक एज से ही किसके प्रमाण मिलने लगते हैं? तांबे के प्रमाण मिलने लगते हैं। तो उसका एक साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका एक साक्ष्य मिलता है तांबे का तार, ठीक है, सेनुआर से मिलता है। तांबे का तार सेनुआर से मिलता है, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो हमारे बिहार के बगल में ही एक महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा, ठीक है। ओडिशा एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल से संबंधित। यहाँ पे प्रमुख स्थल कुचाई है, शंकरगंज है, गोलबई शासन है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण स्थल है। तो अगर हम कुचाई से बात करें तो कुचाई से चावल की खेती की साक्ष्य मिलते हैं, राइस का साक्ष्य मिलता है। शंकरगंज से तांबे की वस्तुएं मिलती हैं, तो मतलब तांबे का साक्ष्य मिलता है। गोलबई शासन से क्या मिलता है? तो गोलबई शासन से अस्थि निर्मित या हड्डी निर्मित, हड्डी के उपकरण मिलते हैं, औजार मिलते हैं, हड्डी निर्मित उपकरण मिलता है और आभूषण मिलता है। क्या मिलता है? आभूषण, ठीक है, आभूषण मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ गोलबई शासन से राइस या चावल की खेती का भी साक्ष्य मिलता है। यह सब हमें ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, ठीक। अब उसी के ठीक नीचे, बिहार के ठीक नीचे झारखंड है। झारखंड में एक स्थल है बरूडीह। बरूडीह से भी नियोलिथिक एज का साक्ष्य मिलता है, नवपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग आ जाते हैं अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नियोलिथिक एज की बात करें तो 1867 में, कब? 1867 में यहाँ पे जॉन लुबाक ने कहाँ पे? असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में सबसे पहले नियोलिथिक एज के उपकरण की खोज करी थी, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा यह टॉपिक अरुचिकर लग सकता है, ठीक है। कई बार बहुत सारे लोगों को अरुचिकर लगता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब तो और अधिक अरुचिकर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कहानियाँ मिलती हैं, यहाँ की जो जानकारी मिलती है वो कहानियों के फॉर्मेट में नहीं बन पाती, क्योंकि लिखित साक्ष्यों की अवस्थिति है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही यहाँ के इतिहास का निर्माण किया गया है, तो थोड़ा अरुचिकर लगता है, ठीक है। लेकिन परीक्षा में निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ के प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सही से उसका उत्तर पता हो। तुक्केबाजी काम नहीं कर पाते, ठीक। चलिए अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में,
ठीक है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पे सरुतरी है, दाउजली हेडिंग है, मारकडोला है। कौन कौन से स्थल है? सरुतरी, दाउजली हेडिंग और मारकडोला है, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग दाउजली हेडिंग की बात करें तो यहाँ से पाषाण निर्मित खल और मूसल के साक्ष्य मिले हुए, पाषाण निर्मित खल और मूसल के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर आप लोग गांव के होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मूसल क्या होता है, खल क्या होता है, ठीक है। अमूमन गांव में सबके यहाँ ये चीज़ होता है, सामान्य तौर पे दैनिक जीवन की वस्तुओं में ये सब शामिल है, ठीक। तो दूसरा है कि एक चीन आयातित जेडाइट पत्थर है, चीन आयातित जेडाइट पत्थर के उपकरणों के भी से निर्मित उपकरणों को भी साक्ष्य मिलते हैं दाउजली हेडिंग से, ठीक। एक चीज और है, यहाँ से काठास्म उपकरण मिलता है। काठास्म उपकरण मतलब बहुत ही अति प्राचीन बहुत ही पुरानी लकड़ी जो कि सख्त होकर एक पत्थर के जैसे बन गई है, ठीक है, और उससे उपकरण बनाए गए हैं, ठीक है, उससे उपकरण बनाए गए हैं, उससे बर्तन बनाए गए हैं, ठीक। तो ये है। यहां से झूम खेती का साक्ष्य मिलता है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक जगह खेती होती है और जब वहां पे उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो दूसरी जगह जंगलों को काटा जाता है और फिर वहां पे खेती करी जाती है और पहले वाले जगह को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी हम लोगों ने देख रहे हैं कि ये सब साक्ष्य मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। सरुतरु से आदिम कुल्हाड़ी की साक्ष्य मिलती है, ध्यान रखिएगा, और रस्सी छाप मृद भांड का साक्ष्य मिलता है। सरुतरु से आदिम कुल्हाड़ी और रस्सी छाप मृद भांड का साक्ष्य मिलता है। और वही मरकडोला से बारीक मिट्टी से निर्मित मृद भांड मिलता है या बारीक काउलिन मिट्टी से निर्मित मृद भांड मिलता है। मेघालय में भी कुछ स्थल मिलते हैं, ठीक है। सेलबनगिरी मेघालय का प्रमुख स्थल है। मणिपुर में नापचिक एक प्रमुख स्थल है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्थल है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और यहाँ से नियोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग आएंगे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग साउथ इंडिया में आएंगे तो साउथ इंडिया में जो नवपाषाण काल का तिथि क्रम है वह उत्तर भारत या शेष इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पाषाण काल के क्रम से बहुत बाद का है। लगभग 2900 से बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास इसकी उपस्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम लोग इस नवपाषाण कालीन तिथिक्रम के प्राचीनतम तिथि के प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रमुख स्थल हैं, उत्तनूर, पलवाय, कोडिकल और वाटगल। ये प्रमुख स्थल हैं जहां से कि प्राचीनतम तिथि का प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक। चलिए, साउथ इंडिया में जो नियोलिथिक एज की संस्कृति है यह महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति से प्रभावित है। और एक चीज और आप देखेंगे, जब ताम्रपाषाण काल हम लोग पढ़ रहे होंगे, ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे होंगे तो ये जोरवे संस्कृति कैसी संस्कृति है? जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। लेकिन यह जोरवे संस्कृति किससे प्रभावित होती है? तो यह जोरवे संस्कृति मालवा के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से प्रभावित होती है और यह साउथ इंडिया के नियोलिथिक एज से प्रभावित होती है, ठीक है। साउथ इंडिया के नियोलिथिक एज से यह प्रभावित होती है। तो यह जोरवे संस्कृति भी साउथ इंडिया के नियोलिथिक एज से प्रभावित होती है और साउथ इंडिया की नियोलिथिक एज की संस्कृति भी जोरवे संस्कृति से प्रभावित होती है, ठीक है। संगन कल्लू हो गया, नागार्जुनी कोंड हो गया, ये सर्वप्रथम प्राप्त नियोलिथिक एज के स्थल हैं या यहाँ से सबसे पहले नियोलिथिक एज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो साउथ इंडिया में जो नियोलिथिक एज का साक्ष्य मिलता है या वो मिलता है, आप कह सकते हैं कि स्थल मिलता है, वो संगन कल्लू हो गया और नागार्जुनी कोंडा हो गया। ये 2 प्रमुख स्थल है जहाँ से
कि नियोलिथिक एज का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है साउथ इंडिया में। साउथ ईस्टर्न तटीय क्षेत्र और सुदूर दक्षिण में नियोलिथिक स्थलों का अभाव है। अगर हम लोग इसे देखें दूसरे उस पे, ठीक, इनर मैप देख ले तो आप ये देखें कि ये है आपका साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया का ये जो क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, और इधर ये सुदूर वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर किसका अभाव है? इधर साउथ इंडिया में, ठीक है, नियोलिथिक कल्चर का यहाँ पे अभाव है। यहाँ पे साउथ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर नहीं मिलता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें फसल की, यहाँ पे प्राप्त प्रमुख फसल की, तो यहाँ पे खरीफ के फसलों की क्या थी? प्रमुखता थी। खरीफ के फसलों की प्रमुखता थी। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिलेट या रागी सबसे पहली उगाई गई फसल थी, जबकि कुछ अन्य मुख्य फसलों की बात करें तो कुल्थी हो गया, चना हो गया, बाजरा, ये सब अन्य महत्वपूर्ण फसल थे, अन्य मुख्य फसल थे। लेकिन सबसे पहली उगाई गई फसल जो थी वह मिलेट या रागी थी। अच्छा, यहाँ पे खरीफ के फसलों की प्रमुखता थी। खरीफ का फसल मतलब आप समझ सकते हैं, खरीफ का फसल मतलब वर्षा काल में जो फसलें होती हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु की फसलें, वर्षा ऋतु की फसलें। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रवि की फसलें नहीं होती थी, रवि की फसलें भी उगाई जाती थी। उनकी कह सकते हैं कि उनकी खेती कम होती थी। क्यों? क्योंकि उनके साक्ष्य थोड़ा कम मिले हुए हैं। तो रवि की फसलों में कौन से फसल हो गए? गेहूं हो गए, रवि की फसल में गेहूं हो गई, ठीक है, जौ हो गई, ये सब रवि के फसलों के रूप में यहाँ पे साउथ इंडिया के नवपाषाण काल में उगाई जाती थी, ठीक। चलिए, अगर हम कुछ स्थल की बात करें तो जो कर्नाटक है, यहाँ से मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, संगनकल्लू हो गया, चिकली हल हो गया, ठीक है, पिकली हल हो गया, हल्लूर हो गया, टिक्कलकोट हो गया, कोडिकल हो गया, हेमिगे हो गया, ठीक है, टी नरसीपुर हो गया, वाटगल हो गया, बुधिहल हो गया, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं। और इन स्थलों का नाम भले कठिन हो, लेकिन आपको इन स्थलों का नाम याद रखना है। और आगे हम कुछ साक्ष्यों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, उन साक्ष्यों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो निश्चित तौर पे बहुत अधिक कठिन होते हैं, ठीक है। तो मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल, हल्लूर, टेक्कलकोट, कोडिकल, हेमिगे, टी नरसीपुर, वाटगल और बुधिहल, ठीक है। अब हल्लूर जो हल्लूर है, यह कहाँ से संबंधित है? यह कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का है। और इसी हल्लूर से नवपाषाण काल और महापाषाण काल के मध्य ट्रांजिशन पीरियड का साक्ष्य मिलता है, संक्रमण पीरियड का साक्ष्य मिलता है इसी हल्लूर से, ठीक है। इसी हल्लूर से महापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य ट्रांजिशन पीरियड का साक्ष्य मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम अस्थाई बस्ती की बात करें तो संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी और पिकलीहल, ठीक है, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी और पिकलीहल से, ये पिकलीहल है, पिकलीहल से अस्थाई बस्ती की साक्ष्य मिलता है। अगर हम वाटगल की बात करें, ठीक है, तो यहां से अनाज संग्रहण वाले गड्ढे मिलते हैं। मतलब कुछ गड्ढे ऐसे बनाए गए हैं जहां पे कि अनाज को संग्रहित करके उस समय रखा जाता था, तो अनाज संग्रहण वाले गड्ढे भी मिलते हैं, ठीक है। और इन गड्ढों से शंख और शंख निर्मित कुछ वस्तुएं भी मिली हुई हैं। तो अनाज संग्रहण करने के लिए जो गड्ढे बनाए गए थे, उनमें अनाजों के अतिरिक्त शंख और शंख निर्मित कुछ वस्तुएं भी मिलती हैं। और हमें क्या ध्यान देना है? और हमें ध्यान देना है कि ये जो वाटगल है, वाटगल से सुपारी या तो कसैली का, किसका? सुपारी
या तो कसैली का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, न केवल इंडिया में बल्कि साउथ एशिया का भी, बल्कि साउथ एशिया या दक्षिण एशिया का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। किसका? सुपारी का या फिर कसैली का, वाटगल में। ठीक है, अब ये जो तांबा हो गया और तांबा या कांसा या लोहा का भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है वाटगल से, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जो वेल्लारी है, ठीक है, वेल्लारी है, यहाँ पे पाषाण औजार निर्माण करने की फैक्ट्री थी। ठीक है, यहाँ से पाषाण औजार निर्माण करने की फैक्ट्री थी और पत्थर की अक्षी मूर्तियों की प्राप्ति का एकमात्र स्थल क्या है? वेल्लारी है। पत्थर की अच्छी मूर्तियों की एकमात्र प्राप्ति स्थल क्या है? वेल्लारी है। ठीक है, यहीं से मिलती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि चित्रकारी युक्त मृदभांड कहां से मिला हुआ है, तो ब्रह्मगिरी, ठीक है, पिकलीहल और मास्की, ये 3 ऐसे स्थल हैं साउथ इंडिया में जहां से कि चित्रकारी युक्त मृदभांड मिले हुए हैं, चित्रकारी युक्त मृदभांड मिले हुए हैं। अगर हम बुधिहल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? बुधिहल की बात करें, ठीक, तो यहां से पालिशदार पाषाण औजार का केंद्र ये था, बुधिहल था। पालिशदार पाषाण औजार का केंद्र था बुधिहल। ठीक है, यहां से बुधिहल से राख के ढेर मिलते हैं। अभी हम लोग राख के ढेर पे बात करेंगे कि ये इन पे काफी विस्तृत अध्ययन किया गया है और यहाँ से बहुत सारे कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम राख के ढेर पे इसके तुरंत बाद बात करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो बुधिहल में क्या हुआ कि चारों ओर जो राख के गड्ढे मिले हुए हैं, मान लो कि ये राख के ढेर हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर, ठीक है, कुछ बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, इसके चारों ओर कुछ मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे ये क्या होता है? लगभग 1 दर्जन आवासीय बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो ये राख का ढेर है, अब ये बताइए कि यहाँ पे राख का ढेर है और इसके चारों ओर किसी के मकान बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि ये जो राख का ढेर है ये अपने समकालीन जो वहाँ पे बस्ती थी उसका ये आवश्यक हिस्सा रहा होगा, अभिन्न अंग रहा होगा। तो ये है अपने समकालीन बस्ती का अभिन्न अंग था। सामान्यतः जो है राख के टीले वाले स्थल पहाड़ियों पर अवस्थित थे, लेकिन कई बार राख के टीले वाले स्थल बस्तियों से भी संबंधित होते थे। दोनों चीज ध्यान रखना है कि सामान्य तौर पर जो राख के टीले वाले स्थल थे यह पहाड़ियों पर अवस्थित होते थे, लेकिन कई बार राख के टीले वाले स्थल अपने कह सकते हैं कि बस्ती के आसपास भी रहते थे, बस्ती के आसपास भी रहते थे। ठीक है, अगर हम आगे बात करें बुधिहल के बारे में, तो पशुपालन का भाई, अब ये राख के ढेर अगर यहाँ पे पाए गए हैं तो ये गोबर, ये ऐसा मान्यता था कि जो इनके पशु होते थे, इनके पशु के गोबर यहाँ पे रख दिए जाते थे, इसको लकड़ी के बाड़ से घेर दिया जाता था और एक उत्सव के समय, एक वार्षिक उत्सव के समय इन्हें क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। और वो जो राख प्राप्त होती थी उस राख से घर की लिपाई करते थे, दीवारों की लिपाई करते थे, प्लास्टर करते थे। ठीक है, चलिए अगर हम आगे देखें तो इससे क्या पता चलता है? ये पशुपालन भी करते थे। यहाँ पे इसी बुधिहल से बूचड़ खाने का भी साक्ष्य मिलता है, मतलब कसाई खाने का साक्ष्य मिलता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखा होगा तो वहाँ पे उसमें कसाई खाना दिखाया गया है। पंकज त्रिपाठी जी वहाँ पे कुछ काटते रहते हैं, ठीक है, तो उसको बूचड़ खाना भी कहते हैं, कसाई खाना भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बुधिहल से भी कसाई खाने का साक्ष्य मिलता है। और एक महत्वपूर्ण चीज बुधिहल से मिलता है, सामुदायिक भोज का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? सामुदायिक भोज का साक्ष्य मिलता है। और इसी बुधिहल से और इसी जगह से, ठीक है, गड्ढों और घरों में शिशु को दफन करने का साक्ष्य मिलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
ये जो पशुओं के गोबर थे एक ही स्थल पे इकट्ठा कर दिए जाते थे और निश्चित समय पे जला दिए जाते थे, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। ठीक है, ये जो बड़े आकार के राख टीले थे ये पशु मेले के केंद्र होते थे। ऐसा बताया जाता है कि ये यहाँ पे पशुओं से संबंधित क्या लगता था, पशुओं से संबंधित मेला लगता था। ठीक है, पशुओं से संबंधित मेला लगता था। अभी भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे बड़ा भारत का पशु मेला कहाँ लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो उसी टाइप से उस समय सोचिए स्टोन एज में लगभग आज के लगभग 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले क्यों लगभग, क्योंकि 2900 BC में तो शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, और आज 2300 चल रहा है, तो लगभग आज 2000 चल रहा है, तो लगभग 5,000 साल पहले उस समय भी क्या लगता था, पशुओं का मेला लगता था। उस समय भी पशुओं का मेला लगता था। चलिए आगे चलते हैं, अब टेक्कल कोट की बात करते हैं। टेक्कल कोट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे अधिक साउथ इंडिया में नियोलिथिक समाधान की प्राप्त होती है टेक्कल कोट से। टेक्कल कोट में सबसे अधिक साउथ इंडिया में नियोलिथिक समाधान की प्राप्ति होती है। और ध्यान देना है कि यहाँ से पत्थर के बने चतुर्भुजाकार मकान या वर्गाकार मकान मिलते हैं। पत्थर के बने चतुर्भुजाकार या वर्गाकार मकान मिलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि सोने की लटकन या बाली मिलती है। लटकन और बालियों से तो आप लोग परिचित होंगे ही, सोने की। ठीक है, तो वो सोने की लटकन और बाली यहाँ टेक्कल कोट से भी मिली हुई है। कोरिलेट करिए धीरे धीरे किसी तरीके से और याद करिए, क्योंकि बिना याद किए काम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आगे देखें, आंध्र प्रदेश में बात करें। अभी हम लोगों ने कर्नाटक के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करी थी। कहाँ के? कर्नाटक के महत्वपूर्ण नियोलिथिक एज की प्लेसेस की बात करी थी, स्थलों की बात करी थी। अब हम लोग आंध्र प्रदेश पे आएंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा हो गया, उतनूर पलवाय, संगनपल्ली हो गया, सिंगनपल्ली भी कई जगह लिखा जाता है, और पेन्नार नदी घाटी हो गया। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा हो गया, उतनूर पलवाय, सिंगनपल्ली, पेन्नार नदी घाटी, ये महत्वपूर्ण स्थल हो गया। ठीक, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे अनंतपुर और कुडापेह से, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, यहाँ से कौड़ियों की चूड़ियाँ मिली हुई हैं। कौड़ियों की चूड़ियाँ मिली हुई हैं कहाँ से? अनंतपुर और कुडापेह से। ठीक, चलिए अब मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हुई हैं आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हुई हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। उतनूर से बात करें तो यहाँ लकड़ी के घेरे वाले बाड़े कई बार बनाए गए, और जितनी बार यहाँ पे लकड़ी के घेरे वाले बाड़े बनाए गए उतनी ही बार यहाँ पे आग क्या कर दी गई, गोबर इकट्ठा किया गया और उतनी ही बार वहाँ पे आग लगाई गई। ठीक है, और यहाँ पे जो राख की ढेर में पशुओं के खुर मिलते हैं, ये बताते हैं कि अग्निकांड था। अब कैसे इसे हम जो है कि बता सकते हैं, इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर वो ढेर रहता, अगर एक नियंत्रित वे में जलाया गया होता तो उस पे पशुओं के भागने का निशान नहीं पड़ता। लेकिन अब यह भी हो सकता है कि भाई पहले वहां पे आग जल गई हो उस राख पर से, बाद में जो है कि पशु भागे हों। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब राख पर से आग जल जाने के बाद जब राख पर से पशु भागेंगे तो ये इनके पशु के खुरों का निशान उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि राख उड़ जाएगी। ठीक है, वो उस समय जल गई होती है। लेकिन जलते हुए चीज़ों पर से यदि कुछ चीज़ों के निशान पड़ जाते हैं तो अपेक्षाकृत वो बहुत ही अपेक्षाकृत कठोर होते हैं ये ठंडी राख की अपेक्षा। ठीक है,
तो इस हिसाब से अब राख है तो राख कितना ही कठोर होगा, ठीक है, सेब कितना ही मजबूत होगा, लेकिन ठंडी राख की अपेक्षा कठोर होता है, वो सेब मजबूत होता है। इससे ये पता चलता है कि ये अग्निकांड का साक्ष्य मिलता है, अग्निकांड को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पय्यमपल्ली एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पे सबसे पहले कपड़ा निर्माण का साक्ष्य मिलता है। तमिलनाडु के पय्यमपल्ली से सबसे पहले कपड़ा निर्माण का साक्ष्य मिलता है। और इसी तमिलनाडु में आदि चल्लनूर है, यहाँ पे शव अस्थियों वाले कब्र मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं, आदि चल्लनूर में शव अस्थियों वाले कब्र मिलते हैं। ठीक है, शव अस्थियों वाले कब्र मिलते हैं जिनमें कि जिन कब्रों में केवल और केवल क्या है, अस्थियां हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब राख के टीलों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक, चलिए ये जो राख के टीले हैं, राख के टीलों को क्या कहते हैं, भस्म टीले भी कहते हैं। राख के टीलों को भस्म टीले भी कहते हैं। ठीक है, भस्म टीलों की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, सबसे पहले हुई थी कूपगल में। कहाँ पे, कूपगल में। और किसने खोजा था, इसे खोजा था टीजे न्यूबोल्ड ने खोजा था। किसने खोजा था, टीजे न्यूबोल्ड ने खोजा था। ठीक, और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले इसे बताया था कि भैया यह नौपाषाण काल का है। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले बताया था कि भैया यह नौपाषाण काल का है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि साउथ इंडिया के सभी नौपाषाणिक स्थलों से ये राख का टीला प्राप्त नहीं होता है। साउथ इंडिया के सभी नौपाषाणिक स्थलों से यह राख का टीला प्राप्त नहीं होता है। रेमंड ऑल्चिन एक इतिहासकार या कह सकते हैं पुरातत्वविद हैं, ठीक है, जो राख के टीलों को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी यह कि ऐसे राख के टीले जो कि निकट की स्थायी बस्तियों से जुड़ी हुई है। दूसरी ऐसे टीले जो कि किसी भी स्थायी बस्तियों से नहीं जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि यहाँ पे राख का ढेर है, उसके चारों तरफ लगभग 1 दर्जन मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो राख के टीले हैं अपने आसपास के जो है कि बस्ती से यह संबंधित थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीले मिले हुए हैं जो कि किसी भी बस्ती से संबंधित नहीं थी। तो रेमंड ऑल्चिन ने सबसे पहले इस बात को रखा था। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो राख के टीले हैं यह साउथ इंडिया के नौपाषाणिक स्थलों के मवेशी बाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों, क्योंकि जो राख के टीले हैं उसी के बगल में मवेशियों के बाड़े होते थे, वहाँ पे मवेशी इकट्ठे तौर पे रहते थे और उनका गोबर इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, उनका मल पदार्थ इकट्ठा किया जाता था जो कि लकड़ी के घेरे में एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ऐसे लकड़ी के टहनियों में एकत्रित किया जाता था और लगभग किसी वार्षिक उत्सव के दौरान, किसी निश्चित वार्षिक उत्सव के दौरान क्या किया जाता था, इनमें क्या लगा दिया जाता था, इनमें आग लगा दिया जाता था। और मान्यता यह थी इस आग के लगाने की कि ये जो आग लगाया जा रहा है इससे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पशुओं में रोगों की उपस्थिति नहीं होगी। और फिर इसके आग लगाने के बाद जो यहाँ पे राख बचता था उसको दीवालों पर प्लास्टर के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगर हम राख के टीलों की बात करें, राख के टीले कहाँ से मिले हुए हैं, राख के टीले कहाँ से मिले हुए हैं, तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में उतनूर और पलवाय हैं, ये यहाँ से मिले हुए हैं आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उतनूर और पलवाय से मिले हुए हैं राख के टीले। ठीक, बाकी आंध्र प्रदेश में किसी और स्थल से नहीं मिलते हैं। कर्नाटक में देखें तो पिकलीहल हो गया, संगनकल्लू हो गया, मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, बुधिहल हो गया, बुदिकनामा हो गया, कूपगल हो गया, कोडेकल हो गया, इन स्थलों से मिले हुए हैं। और सबसे पहले जो मिलता है कहाँ से मिलता है, हम लोगों ने अभी देखा था
कूपगल से मिलता है। सबसे पहले टीजे न्यूबोल्ट इसे खोजते हैं, टीजे न्यूबोल्ट इसे खोजते हैं, और रॉबर्ट ब्रूसफुट इसे बताते हैं कि भैया यह नवपाषाण कालीन राख का टीला है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इससे नियोलिथिक एज से संबंधित इसमें यह समाप्त होता है। और आगे कल हम लोग निश्चित तौर पे अगले जो है कि टॉपिक के साथ आगे जाएंगे। तब तक आप अपने पढ़ाई करते रहिए, और निश्चित तौर पे ये जो 5-6 सेशन हुए हैं आधे घंटे के 45-45 मिनट के, इससे आपकी परीक्षा में, किसी परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने इस सेशन का नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करिए। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं वीडियो देख कर ही, तो वीडियो देख कर ही आप इसे रिवाइज करते रहिए। जो प्रमुख चीज़ें हैं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।